हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने थर्मोडायनामिक के बेसिक के बारे में जाना और समझा। इस वीडियो में हम थर्मोडायनामिक्स के लॉज के बारे में समझेंगे। ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स और एक्चुअल में उसके डेफिनेशन का क्या मीनिंग है। तो बात करते हैं इसके बेसिक डेफिनेशन की। आपको पता है कि इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है ये आपने कॉलेजेस में पढ़ा होगा, 11-12 की केमिस्ट्री में भी आपने देखा होगा। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेसिकली क्या है, व्हेन टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड बॉडी देन दे आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। ठीक है, इसमें एक वर्ड आता है थर्मल इक्विलिब्रियम। इस थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मीनिंग है, हमको ये जानना है। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, कि आपके पास कोई पानी का ग्लास है, गर्म पानी का ग्लास। ठीक है, आपने इस गर्म पानी के ग्लास को टेबल पे रख दिया, नॉर्मल कहीं पे भी आपने टेबल पे रख दिया, तो आप देखेंगे कुछ टाइम में ये जो ग्लास है इसका जो टेम्परेचर है, गर्म है, तो वो थोड़ी देर में सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होगा उतना ही टेम्परेचर का ये ग्लास भी हो जाएगा, मतलब कि इसका टेम्परेचर भी घटकर सराउंडिंग के टेम्परेचर पे आ जाएगा। ये हुआ कैसे, तो ये इसलिए हो रहा है कि जो ग्लास है, गर्म पानी का ग्लास है, उसने अपना हीट ट्रांसफ़र कर दिया सराउंडिंग में। ग्लास का टेम्परेचर ज़्यादा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो इसलिए ग्लास का जो टेम्परेचर है, हीट है, उसने सराउंडिंग में अपना ट्रांसफ़र कर दिया। और इसी टेम्परेचर मैनेजमेंट को, या कह लें इक्वल होने, टेम्परेचर का इक्वल होने को हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, सराउंडिंग का जितना टेम्परेचर होगा उतना ही टेम्परेचर इस पानी के ग्लास का होगा, और इसे ही हम थर्मल इक्विलिब्रियम कह रहे हैं। टेम्परेचर का मैनेजमेंट कह लें या फिर इक्वल हो जाना टेम्परेचर का। ठीक है, एक टाइम के बाद वो टेम्परेचर ना बढ़ेगा ना घटेगा। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या कह रहा है कि व्हेन टू बॉडीज, तो एक बॉडी है ए, ठीक है, और एक बॉडी है बी, तो ये दोनों बॉडीज जब थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे थर्ड बॉडी के विच इज सी, तो ये ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। तो इससे मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक दूध का ग्लास है, ठीक है, गर्म दूध का ग्लास है। तो ये जो गर्म दूध का ग्लास है, आपको इसका टेम्परेचर कम करना है, कम, उसको आपसे गलती से ये ज़्यादा गर्म हो गया तो अब आपको उसको ठंडा करना है, जल्दी से ठंडा करके पीना है। तो आप क्या करेंगे कि इस दूध के ग्लास को आप एक यूटेंसिल लेंगे। ठीक है, एक और यूटेंसिल लेंगे जिसमें कि आप नॉर्मल पानी या फिर ठंडा पानी रख देंगे। उस यूटेंसिल में आप ठंडा पानी, तो आप देखेंगे कि ये जो यूटेंसिल में ठंडा पानी था वो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि जो दूध का ग्लास था वो अपना हीट ट्रांसफ़र करके ठंडे वाले पानी को थोड़ा सा गर्म कर देगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि ये जो दूध का ग्लास था गर्म वाला, वो अपना हीट ट्रांसफ़र करके पानी में डाल दिया। ठीक है, पानी में अपना हीट ट्रांसफ़र कर दिया और पानी अब थोड़ी देर के लिए गर्म हो गया है। ठीक है, पानी भी अब थोड़ी देर के लिए नॉर्मल गर्म हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, वार्म हो गया है। लेकिन अब क्या होगा कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जबकि ये पानी भी नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाएगा, जो कि सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा। तो ये जो पानी है ये भी सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। दूध का ग्लास अपना हीट ट्रांसफ़र किया पानी को, और पानी थोड़ी देर में वार्म होने के बाद, कुछ टाइम बाद, वो सराउंडिंग का टेम्परेचर अडेप्ट कर लिया, अपना टेम्परेचर सराउंडिंग में देकर। ठीक है, तो इसे ही हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कह रहे हैं कि एक सिस्टम अगर दूसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और दूसरा सिस्टम भी उस थर्ड सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो ए और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये सवाल आता है कि इसे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ही क्यों कहा जाता है। ये जो जीरोथ है, जीरोथ ही हम इसे क्यों कहते हैं, तो आपको पता होगा कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो पहले एग्जिस्टेंस में आ चुका था। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड आ चुका था, लेकिन जब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आया तो सबको लगा कि ये जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ये बेसिस है टेम्परेचर का, ये ज़्यादा बेसिक लग रहा है। तो इसलिए अब फर्स्ट और सेकेंड से पहले क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, इसलिए इसका नाम ज़ीरो रख दिया गया। ठीक है, इसके बेसिक के वजह से, क्योंकि ये बेस है सारे लॉज का, इसलिए तो ये हो जाता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, अब ये तो हो गई एक चीज़। ठीक है,
अब हम एक और चीज़ समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका सिस्टम ए है, इस सिस्टम में आपने रख दिया दूध का ग्लास, ठीक है, गर्म दूध का ग्लास। और ये जो सी सिस्टम हम ले रहे थे अब तक, उस सी सिस्टम को हम सराउंडिंग समझ ले रहे हैं। और जो बी सिस्टम होगा हमारा, उसमें हमने रख दिया पानी का ग्लास, ठीक है, नॉर्मल पानी का ग्लास। यहाँ पे इस सिस्टम में मिल्क है, गर्म दूध है, ठीक है, और बी सिस्टम में वाटर है, ठंडा पानी, और सी हमारा सराउंडिंग हो गया। तो अब यहाँ पे होगा क्या, अब होगा क्या कि ये जो मिल्क है ये अपना हीट, जो गर्म दूध था वो अपना हीट ट्रांसफ़र कर देगा सराउंडिंग में, ठीक है, क्योंकि मिल्क का टेम्परेचर ज़्यादा है और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो वो अपना हीट ट्रांसफ़र कर देगा सराउंडिंग में। एक टाइम ऐसा आएगा जब सराउंडिंग का टेम्परेचर और मिल्क का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और इस इक्वल टेम्परेचर के होने को हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये ए और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह जो बी है हमारा, इस सिस्टम में हमने वाटर रखा है, ठीक है, ठंडा पानी रखा है। तो ये जो ठंडा पानी है इसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम है, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है तो सराउंडिंग अपना हीट वाटर में सेंड करेगा, ठीक है, वाटर में ट्रांसफ़र करेगा, जिसके वजह से ये जो वाटर है ये सराउंडिंग के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और जब ये इक्वल आ जाएंगे टेम्परेचर में तो हम इसे थर्मल इक्विलिब्रियम कहेंगे, ठीक है। ये दोनों आपस में अब थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ पे फर्स्ट सिस्टम थर्ड सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी सिस्टम भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये जो मिल्क और वाटर हैं, ठीक है, ये दोनों का टेम्परेचर भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है, आपस में इक्वल हो जाएगा, और तब हम इसे कहेंगे कि ए और बी जो सिस्टम है आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम बात करते हैं जो टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर जो होता है उसको मेजरमेंट करने के, उसके मेजर करने के कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है। तो अब टेम्परेचर मेजर करने के जो कुछ तरीके होते हैं उनमें से आप देखे होंगे कि बहुत से तरीके होते हैं टेम्परेचर मेजर करने के। उसमें से जो मोस्ट कॉमन तरीका होता है, आपको पता है, वो होता है थर्मोमीटर, ठीक है। थर्मोमीटर से हम बॉडी टेम्परेचर को नापते हैं, ठीक है। फिर और एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो रेजिस्टिव टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस जो यूज़ होता है उसमें। और जो एक और होता है कि स्टेट चेंज होता है, तो चेंज ऑफ स्टेट सेंसर्स भी होते हैं, उन्हें हम कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट सेंसर्स। तो वो भी एक टेम्परेचर मेजर करने का तरीका है। ये टाइप के सेंसर सिंपली वर्क करते हैं कि जो चेंज होता है टेम्परेचर की वजह से स्टेट में चेंज होता है, ठीक है, जैसे कि आइस से वाटर हो जाना या फिर स्टीम में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है, वाटर से स्टीम में कन्वर्ट हो जाना, तो इसे कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट सेंसर्स, ठीक है। ये तो हो गया ये। और एक होता है बाईमेटालिक डिवाइस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दो टाइप के मेटल्स को यूज़ किया जाता है, उनको एक साथ बॉन्ड कर दिया जाता है और एक मैकेनिकली उसको लिंक कर दिया जाता है एक पॉइंटर से, ठीक है। जब भी हीट उसको दिया जाएगा, जब भी हीट होगा तो एक साइड जो बाईमेटालिक स्ट्रिप का एक साइड है वो ज़्यादा एक्सपैंड करेगा दूसरे स्ट्रिप से। एक जो होता है बायोमेटालिक थर्मोमीटर होता है, जो लीनियर टाइप के स्ट्रिप होते हैं बायोमेटालिक, तो इसमें क्या होता है कि जो ऊपर वाला स्ट्रिप रहता, दो टाइप के अलग अलग मेटल्स यूज़ होते हैं, उसमें जो ऊपर वाला मेटल होता है वो अलग होता है और नीचे जो मेटल यूज़ होता है वो भी अलग होता है, जिसको हम M1 M2 कह सकते हैं, ठीक है। और ये फिक्स्ड एंड रहता है। तो अब इसमें होगा क्या कि ये जो दोनों मेटल हैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बीच में से इन दोनों ही स्ट्रिप को बहुत ही अच्छे तरह से जॉइन कर दिया जाता है, ताकि इसमें जो बीच में है कोई भी रिलेटिव मोशन इसमें ना हो, ठीक है। सोल्डरिंग या ब्रेजिंग करके इसको अच्छे से जॉइन कर दिया जाता है। अब इसमें होता है क्या कि हम इसे हीट देंगे, जब भी स्ट्रिप पे हम हीट देंगे तो होगा क्या कि जिस भी स्ट्रिप का, जिस भी मेटल का लो थर्मल कोएफिशिएंट होगा, ठीक है, जिस भी मेटल का लो थर्मल कोएफिशिएंट होगा उस तरफ से आप देखेंगे कि ये जो मेटल है वो उस तरफ से बेंड होने लगेगा, ठीक है। जिसका भी लो थर्मल कोएफिशिएंट होगा उस तरफ से ये बेंड होने लगेगा। तो आप देखेंगे कि पहला जो मेटल का स्ट्रिप है वो और नीचे वाला जो मेटल का स्ट्रिप है वो दोनों ही
ऊपर की तरफ बेंड हो गए, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं जो ऊपर वाला मेटल है हमारा उसका थर्मल कोएफिशिएंट लो है। ठीक है, इसमें दोनों ही स्ट्रिप ऊपर की तरफ बेंड हो गई। तो ये जो बायमेटेलिक मतलब दो मेटल से बना हुआ। ठीक है, इसमें ये काफ़ी पोर्टेबल होता है और इंडिपेंडेंट होता है, मतलब पावर सप्लाई की इसमें ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए काफ़ी अच्छा ये चॉइस होता है। बट ये बताने का मेरा रीज़न क्या था कि टेम्परेचर जो होता है वो आप किन किन तरह से मेजर कर सकते हैं। एक होता है हमारा ये तरीका, मैं इसे ब्रीफ में थोड़ा समझा रही हूँ ताकि आपको एक वो नॉलेज मिल पाए कि कैसे और मेजर करते हैं टेम्परेचर को, और ज़ीरोथ लॉ हमें क्या हेल्प करता है टेम्परेचर के मेजरमेंट में। ठीक है, एक और तरीका है, एक और जो मैंने आपको बहुत कॉमन चीज़ बताया थर्मोमीटर के बारे में। तो थर्मोमीटर में भी जो टेम्परेचर मेजर हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, क्या एक्चुअली उसमें हो रहा है, बॉडी टेम्परेचर वो मेजर कैसे कर पा रहा है, उसका मैं एक थोड़ा छोटा आपको ब्रीफ में समझा देती हूँ। ठीक है, तो ये थर्मोमीटर में जो मर्क्यूरी होता है, ठीक है, मर्क्यूरी होता है ना इसमें, तो ये जो मर्क्यूरी होता है जब भी बॉडी का टेम्परेचर नापता है थर्मोमीटर, जब भी बॉडी से थर्मोमीटर को हीट मिलता है तो क्या होता है कि मर्क्यूरी में एक्सपेंशन होता है। ठीक है, उसका वॉल्यूम एक्सपैंड होने लगता है। तो जब वॉल्यूम बढ़ता है, एक्सपेंशन होता है, तो ये कहीं यहाँ पर आकर रुककर आपको वो डिग्री बता देता है कि यहाँ तक मर्क्यूरी एक्सपैंड हुआ, ये आपके बॉडी का टेम्परेचर है। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, आप देख रहे हैं कि हीट के वजह से, ठीक है, हीट के वजह से वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हो रही है। वॉल्यूम में जो इंक्रीमेंट हो रही है वो वॉल्यूम का जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो डिनोट कर रहा है हमारा टेम्परेचर कितना है बॉडी का। ठीक है, तो हीट के बढ़ने से वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है, मर्क्यूरी का वॉल्यूम बढ़ रहा है और वो एक पॉइंट पे जाकर रुक के आपको दिखाता है कि टेम्परेचर यहाँ पे है। ठीक है, हीट के बढ़ने से वॉल्यूम का एक्सपेंशन होना और एक्सपेंशन की वजह से आपको हीट टेम्परेचर का पता चल जाता है। तो ये है इसका बेसिक तरीका कि कैसे काम करता है, और इसी तरह से ज़ीरोथ लॉ भी बताता है इसके पीछे का फिनोमेना कि टेम्परेचर मेजरमेंट कैसे होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में। और भी बहुत से एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि और एग्जांपल में आपको थर्मोकपल भी होता है। ठीक है, वो एक वोल्टेज डिवाइस है जिसमें वो टेम्परेचर को इंडिकेट करता है, उसका मेजरमेंट बताता है। चेंज इन वोल्टेज जब होता है, उसमें जो वोल्टेज जब चेंज होता है, वोल्टेज में जब चेंज आती है तो हमें पता चलता है कि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर का मेजरमेंट वो इस तरह से बताता है। ठीक है, ये मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। तो ये हो गया ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, अगले वीडियो में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है।